हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। एक्चुअली आज नीट 2024 का एग्ज़ाम था एंड आई होप द एग्ज़ाम वेंट वेल। चलिए तो मेरे पास मिला एक क्वेश्चन पेपर। देखते हैं कि ऐसा था ये पेपर। ठीक है ना। हम थोड़ा सॉल्व भी करेंगे, आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरा हाथ में। बाद में करेंगे इसका डिटेल में डिस्कशन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे डिस्कशन। अभी देखते हैं क्या है पेपर में। ओके, सो ये 51 क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे दिया हुआ है आपका, क्या बोल, अमंग द ग्रुप 16 एलिमेंट व्हिच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे रिपीट लग रहा है। एक्चुअली इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, कहीं हो सकता है 2023 या 2022 में। वहाँ पे डाउन द ग्रुप जैसे हम चलते हैं ना, मतलब पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जैसे चलते हैं, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल इसको अगर अकॉर्डिंग टू मतलब पीरियोडिक टेबल इसको अगर करेंगे हम, तो ऑक्सीजन तो आपका ऐसे स्टार्ट होता है। भाई ये क्या हो गया शुरू में ही। चलिए, तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फिर हो गया पोलोनियम। ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जैसे चलेंगे हम, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रेफर करता है। तो ये पोलोनियम हो गया आपका ऐसे एलिमेंट जो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं दिखाता। ये ऑलवेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 ऐसा कुछ दिखाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 2 इज द राइट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द हाइएस्ट नंबर ऑफ द हीलियम एटम इज इन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा कि किसमें हाइस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम है। यहाँ पे देखिए हीलियम का हमें पता है कि हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट He4 है, 2He4। इसका मतलब होगा कि 4 ग्राम इच इक्वल्स टू 1 मोल, एंड 1 मोल में हमको पता है ये तो बहुत सारा 6.023 10⁻23। ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। तो 4 ग्राम में इतना नंबर हो गया आपका। आप देखिए 2.2, ये STP में ना, हमको क्या पता है STP में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22 भाई ये हिंदी बंगाली जो है ना तो मिक्स हो जा रहा है। 22.4 लीटर में हमको मिलता है एन नंबर ऑफ क्या हो गया, हीलियम एटम। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या दिया है 2.27, मतलब 22 लीटर से कम, 1/10 है इसका। हाँ? तो इसमें क्या होगा, इससे इसका कितना होगा 110 होगा, मतलब इससे भी कम हो गया। तो इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो ये हो गया। उसके बाद अगर देखिए 4 मोल, ये होगा 4 ग्राम ऑफ हीलियम मतलब 1 मोल, और 3 नंबर में क्या होगा इसका 3 गुना। ठीक है ना। तो अभी तक ये 3 नंबर जो है ये हाइस्ट चल रहा है। अब देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 4U मतलब ये Q मतलब 1 एटम। ठीक है ना। 4U मतलब 4 एटम, तो 4 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम 4 होगा इसमें। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, द हाइस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है, गिवन देख लेते इसमें। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर। ओके, आइसोमेरिक पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेटेन, नियोपेटेन। भाई ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि ये करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है ना, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर तो आपका होगा C5H12 हो गया पेंटेन का। अब देखिए एन पेंटेन का जो है ना, इसका एरिया थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो गया, CH3 CH2 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 CH3। ये एरिया बड़ा है, इसलिए इसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन थोड़ा सा मतलब इन दोनों से कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज़्यादा हुआ उसका मतलब होगा इसको अलग करने में क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, उसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब आइसो वाला में देख लीजिए ऐसा होगा, तो इसका थोड़ा सा इससे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना, ये होगा इसका वैल्यू। और नियो पेंटेन में तो आपका पता ही है आपको, ये थोड़ा सा है, ये इस टाइप का दिखता है कुछ। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा। तो ये हो गया भाई सबसे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या बोलता है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेंड ए शेप ऑफ स्फीयर
This result is molar, okay, surface area for contract, and due to which the molecular force between the spherical molecular weak and air. समझ गया? तो जो बात मैंने बताया वही स्टेटमेंट 2 पे दिया हुआ है. सो आई विल गो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. द स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ठीक है ना? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मांगा नहीं है, लेकिन बस जो है सो है, बहुत और आसान हो गया आपके लिए. चलिए हम देखते हैं 54 वाला क्या बोल रहा है. व्हिच प्लॉट ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्ट विद आर्रहिनियस इक्वेशन. भाई ये ग्राफ बनाना मैंने पहले वीडियो में सिखाया था, और ये भी बता दिया था कि भाई यूनिट और ग्राफ अगर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो फिर आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना बस पानी लगने लगेगा भाई फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं यूँ समझ सकता हूँ. तो यूनिट और ग्राफ है, ये दोनों पार्ट जो है ये आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, और ये बहुत ही आसान सा है. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आर्रहिनियस इक्वेशन जो है ये ड्रॉ करना है. क्या होगा आर्रहिनियस इक्वेशन? k इक्वल टू e माइनस ए बाई आर टी. ठीक है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इक्वल टू e माइनस ए बाई आर टी, यही होगा आपका आर्रहिनियस इक्वेशन. ठीक है? ठीक है, अभी ए होगा केस 1 के, सॉरी यहाँ पे है k इक्वल टू ए इंटू e माइनस ए बाई आर टी. अब देखिए, लेकिन हमको क्या पूछा, क्या है यहाँ पे ये पूछा है कि ln k वर्सेस 1/t. तो बस सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ से ln लगा देंगे इस पर. ये हो गया आपका ln k, तो होगा आपका ln a, और ये ln e मतलब 1. ये इतना पता है, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. तो ये बनेगा आपका e a बाई आर टी. ओके, अब देखिए हमको क्या पूछा, ln k वर्सेस 1/t. तो अब अगर ln k इक्वल टू माइनस ए बाई आर 1/t प्लस ln a, ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप. ठीक है ना? ये जो स्ट्रेट लाइन का पैटर्न है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी. तो बस आप बताओ इन चारों में से कौन सा सही है. ये देखिए, ये हो गया ln y इक्वल टू एम एक्स टाइप, ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स टाइप, क्योंकि सेंटर से जा रहा है तो सी इक्वल टू 0. ये हो गया y इक्वल्स टू, ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि ये सी को नीचे काट, 0 को नीचे काट कर रहा है. और ये हो गया आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव में कट कर रहा है इस एक्सिस को. हो गया, तो बचा कौन, ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है और ऐसे कट हो रहा है. ठीक है ना? ये बस 4 टाइप है, हो गया आपका. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर क्वेश्चन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फॉर द क्वेश्चन 54 2 विल बी द राइट ऑप्शन. बस इतना ही करना है. इससे पहले शायद रेट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो अभी आपको बताया था कि ये थोड़ा सा कैसे ड्रॉ करता है. शायद वो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ में कुछ आया था, वहाँ पे हमने किया था कुछ ट्राई. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 55. द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज. कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? बहुत सही. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 फैक्टर आप देख सकते हैं. सबसे ज़्यादा फैक्टर तो हम यहाँ पर डिग्री में ही जाएंगे. ठीक है ना? इससे पहले कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का मेरा एक वीडियो है शायद, वहाँ पे हमने बहुत सारा फैक्टर की बात किए थे. उनमें से एक फैक्टर है आपका डिग्री. ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री. एज यू नो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच गेट स्टेबलाइज्ड देन 2 डिग्री व्हिच गेट स्टेबलाइज्ड देन 1 डिग्री. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन. सो ये 55 का हो गया आपका. ठीक है, आप देख लेते हैं 56 में क्या पूछा है. E0 value of Mn3 plus Mn2 plus couple is more positive than the chromium chromate or Fe3 Fe2 due to the change of
अब देखिए ये तो थोड़ा सा फंडामेंटल होगा, लग तो मुझे ऐसा रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एंड मुझे जितना लग रहा है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी तो जब आंसर की देगा तो देखा जाएगा। अब देखिए ए मैंगनीज हो गया आपका Mn2+ में ना, Mn2+ में ये हो गया आपका D5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और Mn3+ हो गया आपका D4 सिस्टम, ठीक है। और E0 वैल्यू मतलब इधर देखिए ये +3 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। E0 वैल्यू फॉर दिस कपल इज मोर पॉजिटिव देन दिस और दिस, ओके। मतलब ये रिड्यूस ज़्यादा होना चाहता है, उसका मतलब ये हो गया, मतलब इसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि Mn3+ हैज़ ए ग्रेटर टेंडेंसी टू बिकम Mn2+। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका मतलब बस ये निकलता है कि Mn3+ का जो Mn2+ में रिड्यूस होने का टेंडेंसी है वो ज़्यादा है रादर देन Cr3+ से Cr2+ जिस रेट में होता है, या फिर Ap3+ Ap2। आप इसमें से देखिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है जो है कि ये D5 एक तो है कि देखिए ये अगर टेट्राहेड्रल है ना, मान लीजिए अगर टेट्राहेड्रल, अरे भाई ये देखिए, ठीक है ना, अगर D5 सिस्टम है, D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, और होगा D3 टू D4। भाई यहाँ पे ये मुझे लगा था बहुत टफ होगा कुछ होगा, लेकिन ये तो एकदम पूरा मतलब इतना बिना कुछ जानकारी में हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है ना ये बिना जानकारी में हो जाएगा। सिंपल से बात ये हो गया, मैंने पहले दिखा दिया आपको Mn2+ है D5 और ये होगा D4। अगर ये इधर से मतलब Mn3+ से 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब D4 से आपका क्या हो रहा है, D4 से D5 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। बस काम खत्म, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 D4 टू D5, ठीक है ना। बाकी कोई कंक्लूजन का जरूरत है ही नहीं, अब बाकी इसका एक्सप्लेनेशन करना नहीं, ठीक है। चलो छोड़ देता हूँ। 57 में देख लेता हूँ एक बार। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों को सेम काउंट कीजिए आप लोग, ठीक है। आप देखो कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं इसने। अब यहाँ पे एक मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, ये भी हमने किसी न किसी वीडियो में बताया इससे पहले, और इससे पहले आया भी था। हो सकता है कि एक पूरा सीरीज नहीं ना आया हो, लेकिन आसपास कहीं ना कहीं कुछ आया था, एक कार्बन और नाइट्रोजन के लिए या फिर आपका ऑक्सीजन के लिए। अब पता नहीं, देख लेते हो एक बार कैसे दिया हुआ है। हमको एक चीज़ पता है कि पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, और राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होता है। तो ये लिथियम वाला हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हीलियम, ठीक है ना। ये लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, यहाँ पे हो गया आपका बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गैप है, छोड़ छाड़ के कर रहा है वो पद छोड़िए। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ऐसे देखने में लग रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपको लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है मामला थोड़ा सा गड़बड़। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2p2, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 1s2 2s2, और बोरोन पे हो गया आपका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये देखिए साल यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन पे ये 6 और 7 में कोई गड़बड़ी है नहीं, ठीक है ना। गड़बड़ी कहाँ पे है, वहाँ पे आपका नाइट्रोजन और इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, लेकिन ऑक्सीजन तक यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन तक दिया ही नहीं। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे है, तो वहाँ तो गया नहीं। लेकिन यहाँ पे एक है गड़बड़, ये है बेरिलियम और बोरोन। ये क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए बेरिलियम के केस में क्या है ना, ये दोनों ये जो 2s है ये फील्ड है, मतलब 2s ये फील्ड है, लेकिन बोरोन में क्या है 2s फील्ड नहीं है, ये p जो है हाफ फील्ड है। हमको क्या पता, फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसको मिलेगा स्टेबिलिटी। मतलब बोरोन को अगर आयनाइज करोगे
बोरोन से बी प्लस करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1:2:2, तो मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। और बेरिलियम को अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा बेरिलियम से, तो ये बनेगा बेरिलियम प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1:2:1, जो कि ज़्यादा अनस्टेबल है इस पे फील्ड से। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा। जो सीरीज हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिअरेंजमेंट है। तो एक्चुअल क्या होगा, ये हो गया आपका लिथियम, फिर आएगा बोरोन, उसके बाद आ जाएगा आपका बेरिलियम, उसके बाद आएगा फिर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, और ये होगा आपका ट्रेंड। ठीक है ना। यहाँ पे है थोड़ा सा चेंजेस, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थोड़ा सा चेंजेस, और फर्स्ट आयोनाइजेशन अजीब है, सेकेंड में थोड़ा सा फिर से मामला घूम जाता है। ठीक है ना। आप ढूंढिए कहाँ पे होगा। ये हो गया आपका भाई ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फॉर द केस ऑफ 57 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा, लिस्ट वन। भाई कुछ सवाल ऐसा मतलब दे रहा है ना, मुझे लगा थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अंदर से ऑप्शन इतना इजी दिया कि वो ऐसे देख के, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो लिस्ट 1 कॉम्प्लेक्स एंड लिस्ट 2 टाइप ऑफ द आइसोमर। ओके, ये तो ये भी एक बेसिक सवाल है। ये कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमर होगा, कौन सा लिंकेज आइसोमर होगा, ये कुछ चलिए थोड़ा सा एक दो अगर अरेंज भी कर देंगे, फिर उसके साथ क्रॉस अरेंजमेंट तो हो भी जाएगा। हमको थोड़ा थोड़ा पता है जितना, वो क्या है देखिए, ये कहाँ हो गया, सॉल्वेंट आइसोमर में सॉल्वेंट अंदर आ जाता है, तो ये वाला हो सकता है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करना भाई। भाई आइसोमरेशन दोनों चीज़ में कंपेयर करके देता है कि इन दोनों में ए एंड बी का क्या रिलेशन है, सॉल्वेंट आइसोमर या लिंकेज आइसोमर। लेकिन यहाँ पे तो इस टाइप का कुछ दिया नहीं करेक्ट आंसर ऑप्शन। ये कौन सा किसके साथ, ए बी सी एंड डी किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, ये हो गया अलग। ये सवाल थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आंसर तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आंसर भी हो जाएगा इसका। चलिए, ये आपका वाटर ये एक्वस सॉल्वेंट है, ये अगर अंदर घुसा इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसको हम सॉल्वेंट आइसोमर बोलेंगे। तो डी विल बी द आपका कहीं पे है सॉल्वेंट, डी इज 1, तो ये भाई एक मिल गया। ठीक है ना। सो इसके एंगल में 2 और 3 विल बी द आंसर, ये को हो गया। और ये देखिए, ये जो लिंकेज आइसोमर है ना, ये आपको पता है कि NO2 पे देता है। कभी कभार होता है कि मेटल के साथ NO2 ऐसे बाइंड होता है, कभी कभार मेटल के साथ ONO। ठीक है ना। तो ये करता है आपका लिंकेज आइसोमर, तो डेफिनेटली भी ये होगा। लेकिन वहाँ पे उस केस में कैसे देता है ना सवाल कुछ ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका मान लीजिए हो गया, आपको ऐसे दिया CO NO2 होल 3, यहाँ पे मान लीजिए H2O होल 3। ठीक है ना, ऐसा कर दिया, और एक कंपाउंड दिया ऐसा COONO होल 3 और H2O होल 3, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। और बता देगा कि इन दोनों में से व्हाट इज द रिलेशन, तो इन दोनों हो गया एक दूसरे का लिंकेज आइसोमरिज्म। क्लियर, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे तो भाई लोगों ने ऐसा पूछ लिया, अब क्या ही करें, पूछ लिया तो ये हो गया आपका लिंकेज आइसोमरिज्म, मतलब A इज इक्वल टू 2। तो ये देखो A2 इधर भी है, तो बस इसमें हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाए। ठीक है ना। तो 2 और 3 को हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाए, दोनों ऑप्शन में हमको पता करना है। ओके, अब ये हो गया आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब आयोनाइजेशन आइसोमर कुछ नहीं होता भाई, ये जो नेगेटिव आयन बनता है ना, यहाँ पे आपका 2 अलग अलग आयन है, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये हो गया आपका B इज इक्वल टू 3, तो B3 मतलब C इज द ऑप्शन। ओके, तो 3 नंबर जो आंसर ऑप्शन है, ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। आयोनाइजेशन आइसोमर शायद ये C वाला आयोनाइजेशन आइसोमर है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। 1 मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको।
हाँ सही बताया, ठीक है ना। तो ये होगा आपका आयोनेशन आंसर, मतलब ये बी आर जो आयन है ये चेंज हो जाएगा तो आयोनेशन आंसर, और ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो 58 का हो गया ऑप्शन 3। अब चलिए 59 में क्या बोला है देख लेता हूँ। व्हिच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इसने तो कर ही दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मेटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेटल जीरो, हाँ नहीं भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है, गलत कर दिया भाई ने। ओके हम देख लेते हैं फिर। अरे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है मतलब क्या है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यहाँ पे राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ चेंज नहीं रहेगा, सिर्फ एनायन का एक्सचेंज होगा। दैट इज द रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड मतलब बेरियम 2+, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बेरियम 2+, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम +1, यहाँ पे सोडियम +1, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ एनायनिक पार्ट जो है ये हो गया आपका एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 59 का ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब ये देख लेता हूँ। ओके चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा सही है, क्योंकि इसका रीजन में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, एनिलीन पे ना, जब एनिलीन अगर ElCl3 की यूज होता है, ठीक है ना, ElCl3 यूज होता है आपका इसमें फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन पे। और ये जो ElCl3 है ये एनिलीन का जो ये लोन पेयर है ना, इसमें क्या कर जाता है, ये बाइंड कर जाता है। और जैसे बाइंड कर गया तो ये दिस NH+ नो लॉन्गर एक्टिवेट दिस फिनाइल रिंग। ओके, इसी के रीज़न में ये आपका जो है RCl एल्काइलेशन होगा नहीं, तो ये तो नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि द एलिनिन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता कैसे है, ये कुछ नहीं, ये देखिए ये होगा आपका, इसको बोलते हैं हम थैलामाइड। थैलामाइड इसमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे इस पर, तो फिर ये बनेगा सोडियम थैलामाइड Na+-, ठीक है ना। इसके बाद ये किसी भी मान लीजिए RCl और Br, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज, अरे भाई अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा SN2 रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस। ये देखिए ये हो गया आपका R। अब देखिए इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो इधर से हाइड्रोलिसिस होगा, इधर से हाइड्रोलिसिस होगा, एंड इसमें फॉर्म होगा आपका RNH2 प्लस थैलिक एसिड COOH एंड COOH, ये होगा आपका प्रोडक्ट। तो ये एमिन बनता है। आप मुझे बस सोच के बताइए, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस R व्हेदर आई कैन यूज pH और नॉट। अगर इसके साथ pH रिएक्ट कर सकते हैं हम, तो फिर आपको बनेगा एनिलीन, ठीक है। अगर pH नहीं कर सकते यूज, तो आपको एनिलीन नहीं बनेगा। सोच के बताइए। एंड वी कैन नॉट यूज PHBr, क्योंकि सिंपल SN2 रिएक्शन भाई नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल SN2 विदाउट असिस्टिंग ऑफ एनी मेटल ये PHBr के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सिमिलरली pH अगर नहीं करेगा तो फिर PHNH2 या कि एनिलीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो विदाउट मेटल ये एक्टिवेशन, मेटल एक्टिवेशन ये रिएक्शन नहीं होता, तो PHNH2 या कि आपका एनिलीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होगा सेकंड स्टेटमेंट जो होगा ये गलत हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो एक नंबर ऑप्शन, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आपको एनिलीन, अब एनिलीन नहीं बना सकते। एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं लेकिन एनिलीन नहीं बना सकते। ओके लेट्स सी 61। कंपाउंड क्या बोला है, कंपाउंड दिया है शेप और ज्योमेट्री, ये तो थोड़ा सा आसान होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, NH3 हम ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, हमको जितना पता है उसमें बोल देता हूँ। NH3 है आपका ये कहाँ गया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। ये हो गया SF6 हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। भाई एक बार चेक कर लेता हूँ, ये फोर्थ है नहीं। ओके टेट्राहेड्रल तो नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है तो मतलब NH3 तो होगा आपका, रुको
देखो यार कैसा दिखते रहे भाई। ये हो गया आपका NH3, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लानर तो नहीं है, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल भाई साहब, ट्राइगोनल। व्हाट इज दिस? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये में 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ऑक्टाहेड्रल नहीं। तीन नंबर पे है ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, स्क्वायर प्लानर तो बिल्कुल नहीं है। एक नंबर बचा क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल, ओहो यस यस यस, दिस इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बाकी तो बस दिया हुआ है, ठीक है ना, बाकी और देखने की जरूरत है नहीं। बाकी ऐसे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप क्या कर सकते हो, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 62 which one of the following alcohol reacts instantaneously with लुकास रिएजेंट? भाई साहब दे दिया आपका लुकास रिएजेंट। आप देखिए लुकास रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये करता क्या है, कुछ नहीं, लुकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl का मिक्सचर है शायद। ये क्या करता है आपको, ये टर्शियरी अल्कोहल को इमीडिएटली इसका कलर चेंज कर देता है, ठीक है, और टर्शियरी अल्कोहल को टर्शियरी क्लोराइड बना देता है। ये होता है उसका काम। तो ये हो गया आपका इमीडिएट रिएक्शन करता है इसके साथ है, टर्शियरी एमिन के साथ। तो ऐसे ही ये पहचाना जाता है आपका लुकास रिएजेंट। बाकी तो ठीक है, और कुछ नहीं यार, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री जैसे ये थोड़ी देर के बाद रिएक्शन का टाइम लेता है, इसको थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, बाकी ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेता है। तो ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ 3 गैसेस, ओके, इज दिस एंड are this and this kilobar respectively, the solubility of this gas in the following order। हेनरीज लॉ क्या है, P/C इजिकल टू कॉन्स्टेंट, मतलब के वैल्यूज ऑफ 3 गैसेस आर, ओके 145। ये तीनों कांस्टेंट हो गए, एक का वैल्यू है 145, दूसरे का -5 और तीसरे का हो गया 35 किलोबार। आप क्या बताएं सॉल्युबिलिटी? देखिए प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब P प्रोपोर्शनल टू C उसका मतलब हो गया, ठीक है ना। तो प्रेशर जितना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा, मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा दोगे वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, इतना पकड़ लीजिए। तो इन तीनों में से कंपेयर कीजिए आप किलोबार में कौन सा ज़्यादा है। ये देखिए 144 सबसे ज़्यादा है, तो 144 का सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद 35, उसके बाद 2 × 10⁻⁵, तो मतलब होगा ए सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद हो गया आपका C, उसके बाद B, या फिर यानी क्या, ये ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। ये हो गया आपका हेनरीज लॉ। 64 में, ओके, let's see the question number 64। The reagent with which the glucose does not react to give the corresponding taste of products are tolerance reagent, HCN, NH, SO3, CP reagent and NH2। देखिए भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, यहाँ पे मामला इसलिए गड़बड़ है क्योंकि ग्लूकोज तो ऐसा रहता है आपको साइक्लिक फॉर्म में। अगर मतलब साइक्लिक फॉर्म में रहा ग्लूकोज तो मतलब इसमें कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो किसी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन ये रहता है क्या है ना, इक्विलिब्रियम में, किसके साथ, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे ही ये इस फॉर्म में रहता है और फिर वो आपका मतलब फिर इस एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। लेकिन ये थोड़ा सा फैक्चुअल है क्वेश्चन, मुझे इतना लगता है कि जिस रीजन में वो सिप रिएजेंट एंड आपका सोडियम बाइसल्फेट इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है,
सेम रीजन में हाइड्रोक्सिलामीन या फिर एसिड के साथ रीजन रिएक्ट नहीं कर रहा था, करना चाहिए था, लेकिन ये करता है। अब केमिस्ट्री में ऐसा ही है, क्या बोले, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी एंड ई। अब कोई भी टेक्स्ट बुक में शायद 11-12 टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, कहीं भी टेस्ट सीरीज में कहीं पे भी मिल जाएगा ये। एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है थोड़ा सा। सिप रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फेट के साथ ये जो है ग्लूकोज कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं इस रिएजेंट के जरिए। वो है आपका बी एंड ई, या फिर मतलब ऑप्शन यहाँ पे है बी एंड ई, मतलब 64 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखिए यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा आसान सा है इसमें। यहाँ पे ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको क्या बोले, ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हॉट टाइटल से। एक क्या, अगर 3-4 चीज़ें यहाँ पे दे देता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोरोली सारे रिएजेंट को सही जगह में अप्लाई अगर कर सकते हो, देन ओनली यू विल बी मास्टर ऑफ इट। अदरवाइज भाई मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसीलिए ना थोड़ा सा पढ़ के नहीं होता। जब आपका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, देन ओनली यू विल एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ क्या क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे बस जो टर्मिनल CH2 है ये COH में कन्वर्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो ये काम कैसे होता है कि इसको पहले BH3 से रिएक्शन कराओ। अगर जैसे BH3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है ना, ब्रोमिनेशन कैसा होगा, एक ही टर्मिनल, ब्रोमिनेशन ऑलवेज टर्मिनल पे होता है। CH2 तो फिर हो जाएगा CH2, ये होगा CH2, ये होगा आपका Br, इन दोनों एंड से फिर से 2 ऐसा रहेगा। उसके बाद अगर हमको क्या पता है, H2O2 OH माइनस अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमारा बनेगा क्या, ए, मतलब ये प्रो सिस्टम को मैं R करके डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ROOH माइग्रेट करके ऐसा कुछ बनता है। ठीक है ना, ROB ऐसा कुछ बनता है। मतलब ये H2O, मतलब एक नंबर पे BH3, दूसरा पे हो गया आपका H2O2 OH माइनस का काम। ठीक है, सॉरी H2O2 का काम। उसके बाद OH माइनस क्या करता है ना, ये ब्रोमीन पे मारता है और एक छोड़ देता है, मतलब ये बन जाता है आपका ROH प्लस BOH3। ठीक है, तो फाइनल क्या बन गया हमारा, एक नंबर हो गया आपका BH3, दूसरा नंबर पे हो गया H2O2 OH माइनस। यहाँ तक हमने कहाँ पे पहुँच गए कि ROH पे पहुँच गए, यानी क्या, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद CH2OH यहाँ पे पहुँच गए। अब बताओ क्या बचा है, इसको क्या करना है, CHO में कन्वर्ट करना है। तो मतलब क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ये H3 प्लस नहीं होगा, ये H2O2H प्लस नहीं होता भाई, H2O2OH माइनस होता है। ये देखिए, ये 4 नंबर पे यहाँ पे क्या था, PCC, प्रीडिनाम क्लोरोकोमेट, वो क्या करता है कि एल्कोहल को CHO करता है। तो मतलब ये हो गया आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएजेंट, जहाँ से आपको क्या मिल सकता है कि यहाँ से यहाँ पे आप पहुँच सकते हो विथ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, 65 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। भाई फिर से आ गया आपका रिएजेंट, क्या बोला, फेलिंग सॉल्यूशन, ए एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साइट्रेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। ये क्या ही बोले हम, फेलिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन, भाई ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है ना, ये फॉलोइंग सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है ना, फीलिंग ए एंड फीलिंग बी दोनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है, फीलिंग ए एंड फीलिंग बी आपको पता चला, जब टेस्ट करोगे तो दोनों को मिला के फिर टेस्ट करना पड़ता है। तो फीलिंग ए हो गया आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 5:2, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक सॉल्यूशन जो बनेगा, ये हो गया आपका
फिलिंग ए, और फिलिंग बी हो गया आपका एल्कलाइन कॉपर टट्टारेट, ठीक है, ये हो गया फिलिंग बी। फिर दोनों को मिक्सचर करके बनता है हमारा फिलिंग सॉल्यूशन। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द सॉल्यूशन फिलिंग सॉल्यूशन ए, तो फिलिंग सॉल्यूशन ए का मतलब हो गया एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके, अब 67 क्वांटम नंबर दिया हुआ एक साइड में और एक में इंफॉर्मेशन, ठीक है, देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। ये होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होगा मतलब एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एच ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंड हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। तो एन तो आपको क्या देता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, है कि नहीं, मतलब जितना एन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना बड़ा होगा, हो गया। तो ये होगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल, एन इक्वल टू मतलब डी हो गया आपका 2, है कि नहीं। एम होगा, एम एस होगा आपका स्पिन, कुछ दिया हुआ है स्पिन के बारे में, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी एम एस हो गया आपका बी इक्वल टू 4, ये देखिए D2B4 तक मैच कर गया, बाकी इतना मैच कर गया, फिर तो क्या ही बोले, और तो देखना ही नहीं। अब साइज ऑफ द शेप तो हमको पता है, अगर ये ml पे डिपेंड करता है या एल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, एल पे डिपेंड करता है, सी इक्वल टू 1, क्योंकि एल इक्वल टू अगर 0 हो गया तो एस ऑर्बिटल, अब एस ऑर्बिटल मतलब स्फेरिकल शेप, ठीक है, एल इक्वल टू 1 मतलब पी ऑर्बिटल यानी कि डम्बल शेप, हो गया। तो एल पर डिपेंड करता है क्या, शेप डिपेंड करता है, और एम एल मतलब एम एल हो गया आपका कितना ऑर्बिटल रहेगा, हो गया, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल है, एक एक्स ओरिएंटेड, एक्स एक्सिस ओरिएंटेड, एक वाई एक्सिस ओरिएंटेड, एक जेड एक्सिस ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भाई जल्दी जितना करने जा रहा हूँ ना उतना लेट हो रहा है, ठीक है, चलिए ये देख लेता हूँ। तो फिर मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 68 पे क्या बोला है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ गर्मी, 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of this HCl. The mass of the sodium hydroxide left unreacted is equal to, ओके बस। तो यहाँ पे सिंपल सा है, देखिए ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका मॉलिक्यूलर हम देख लेते हैं, 23 + 16 + 1 हो गया, इसका मतलब हो गया आपका 40। तो अब 1 ग्राम इक्वल टू कितना मोल हो गया, 1/40 इतना मोल, ओके। आप देखिए ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब HCl का मोल इक्वल टू कितना है, HCl हो गया आपका 36.5, अब 0.7 मोलर यानी क्या, 0.75 मोलर HCl मतलब हो गया आपका 0.75 मोल कितना पे है, 1000 ml पे है, ओके। लेकिन सॉल्यूशन है कितने ml, 25 ml, कितना ml है, 25 ml है। तो 25 ml पे कितना मोल है हम पहले देख लेते हैं, 1000 ml कंटेन कितना, 0.75 मोल, अब है हमारे पास 25 ml, ये इतना में कितना है, 0.75 बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 25, 40, ओके। तो मतलब 0.75 बाई 40 मोल, बस। मेरा पास कितना था भाई, मेरा पास था 1/40 मोल, कितना था, 1/40 मोल क्या था, देखिए 1/40 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हम उसको क्या कर रहे हैं, 0.75/40 मोल ऑफ, अरे भाई 0.75 मोल
0.75 मोल बाई 40, इतना मोल NaOH से ट्रीट कर रहा है। अगर इतना ट्रीट कर तो एक हमको की रिएक्शन क्या पता है, NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O, मतलब 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो फिर एक 1/40 मोल हमारे पास पड़ा था क्या, NaOH, उनमें से 0.75/40 मोल इतना क्या कर लेगा, HCl रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, NaOH के साथ। फिर पड़ा कितना रहेगा, इसके से माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस 0.75, मतलब ये हो गया आपका 0.25/40 इतना मोल, ओके। अब इतना मोल इक्वल टू कितना ग्राम, हमको ग्राम मिलीग्राम में चाहिए। इतना मोल मोलकुलर कितना था, NaOH का 40 था, तो इतना मोल इज इक्वल्स टू 0.25/40 मल्टीप्लाइड बाई 40, मतलब 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम यानी 250 मिलीग्राम। देखिए कहाँ पे होगा कुछ, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है ना। अरे भाई ये आ जाए यार। तो 225 मिलीग्राम आपका क्या रहेगा, बचा रहेगा, क्या बचा रहेगा, 225 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। भाई मैंने सोचा था क्या यार एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस ऑप्शन बताना है, लेकिन धीरे धीरे मैं घुस ही जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पे और लग जा रहा टाइम। एनीवे चलो जितना हो सके देख लेता हूँ। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट passing through liquid state, okay. The technique used for the purification of such solid substance based on the above principle is known as sublimation। सीधा सीधा भाई ये केमिस्ट्री नहीं है, ये हो गया आपका क्या ही बोले, ये हो गया आपका बेसिक मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कोई भी एग्जाम दे दोगे तो इतना पूछ लेता कि आयोडीन और सैंड का मिक्सचर को कैसे मतलब आप सेपरेट करोगे। In which of the following process entropy increases? A liquid evaporates to vapor. In which of the following processes entropy increases? Temperature of a crystalline solid lowered from। देखिए एंट्रोपी यानी कि chaos। chaos मतलब दो तरह का होता है, एक होता है ज़्यादा, एक रूम पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा ऐड करते रहोगे तो chaos बढ़ेगा, या फिर मान लीजिए कुछ लोग हैं लेकिन रूम का कंडीशन इतना ख़राब कर दोगे कि लोगों को इतना मतलब हीट बढ़ा दो, रूम का गर्मी लगेगा, कोई एक बार बैठेगा, कोई उठेगा, कोई चलेगा, और गर्मी, अरे भाई गर्मी लग रहा है ऐसा करेगा, तो फिर कॉस्ट बढ़ेगा। जितना कंफर्ट में मिलेगा इंसान को तो उतना वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये हो गया सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड इवापोरेट्स हो रहा है वेपर में, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हीट ज़्यादा दे रहे हो तो भाई इधर उधर भाग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो फिर मुझे हमें तो आंसर मिल गया, मुझे लग रहा है इतना, लेकिन नहीं भाई आंसर नहीं मिला। ये देखो ये BCD हो सकता है, तो हो गया। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड, भाई इसमें तो एंट्रोपी बढ़ेगा ही नहीं, ये घटेगा, यानी बी जहाँ पे है वो क्लोज, मतलब एक ही जगह है बी, तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पीपल क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे होगा 3, ठीक है ना। और ये भी है देखिए, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे हो गया गैस, तो मतलब एंट्रोपी और बढ़ रहा है। तो बस हो गया, ए एंड सी तो है। अब देखिए कहाँ पर है ए एंड सी, मतलब 1 और 3 में तो एक हो गया आंसर, ठीक है। तो ये दोनों गायब हो गया, अब बनेगा इन दोनों से एक आंसर। Cl2 गैस से 2Cl गैस, फिर से देखिए नंबर ऑफ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 बन गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। एक बंदा रूम पे बैठा है क्या कर लेगा, 2 बंदा जैसे रूम पे घुसेगा और ऐसे ही क्या उस चालू, ठीक है ना। तो ए सी एंड डी, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन हो गया। तो फॉर द क्वेश्चन 70 ये इज द आंसर। चलिए रूम नंबर 71 में क्या, मैच लिस्ट 1 और 2। लिस्ट 1 में क्या बोलता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक। एक दो मैच कर लेंगे तो बाकी तो ऐसे ही हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस हीट डाज नॉट चेंज, नो हीट एक्सचेंज हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स रहेगा, मतलब बाहर से हीट आप दे सकते हो, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। आइसोथर्मल मतलब कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, बस इतना में काम हो जाएगा शायद। ये 2 कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब एक पे कम हो गया भाई,
टू इज द राइट ऑप्शन। बाकी देखने रहो, थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि बहुत कम पेंडिंग है मेरा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जैसे जैसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है ना ये नीट पे, तो मुझे डाउट होने लगता है कि भाई इतना क्यों, मतलब वाई। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन रहेगा एक्सट्रीम पे। कहाँ पे होगा? फ्लोरीन होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, तो हो गया ये देखिए एक कॉम्बिनेशन में एक ही है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वो वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा गड़बड़ है, या फिर आयोनेशन एनर्जी में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डाउट नहीं। बोथ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। इन द लाइन ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज। भाई ये दोनों ही पूछता है। एक कॉपर फ्लोराइड COF6 एकलौता, COF6 3- इज ओनली वन एंड ओनली एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे आपको ये हो गया आपका कितना सी कोपल्ड से, मतलब D6 एंड ये मिलता है आपको लो स्पिन, D6 लो स्पिन मिलता है, अगर कुछ नहीं मिलता। D6 हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन मिलता है, ठीक है ना। तो ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। स्टेटमेंट 1 इज टू 1 पे कहता है दिस एंड दिस कंप्रेसर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, डेफिनेटली, क्योंकि ये होता है आपका डायमैग्नेटिक और ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बोथ आर ट्रू, ठीक है। एक देखिए फेरी कोबाल्ट निकल, ये होगा आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 और ये होगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट 3+ यानी क्या D6 स्टेट। अब ऑक्टाहेड्रल में ना ये होता है T2G, ये हो गया आपका EG। अब D6 में ऑलवेज लो स्पिन होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा जो आपको क्या बोलते हैं आपको एनर्जी, ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन 24 DQ, ठीक है ना, इतने स्टेबिलिटी रहेगा 24 एनर्जी। अब बाकी इसमें क्या होगा, ओनली फ्लोरीन में नहीं होता, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है बहुत ही हाईली, बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, पेनिट्रेटिंग की पावर नहीं भाई। चलो एकलौता लिगेंड है जो कि मतलब भूल गया, पूरा गया दिमाग से, ठीक है ना। तो छोड़ो, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। ये हो गया आपका ये रहता है आपका कौन सा हाई स्पिन में, तो इसमें रहेगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया 4.9 पकड़ लीजिए, इतना बोल मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसका क्या होगा फॉर द केस ऑफ एमीन, ये होगा, ये रहेगा आपका इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा 0। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। याद नहीं आ रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है, इलेक्शन के प्रेशर में दिमाग पूरा एकदम गया। चले नेक्स्ट देख लेता हूँ 74 में क्या है। 74 में क्या बोला, इथेन, क्या है ये भी इथीन, ओके, ये इथेन है, कार्बन मॉलिक्यूल इथाइन, बाप रे, ठीक है। नंबर ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, भाई ये कौन पूछता है ये नीट पे। इथेन मतलब हो गया, आपको पता है, ये देखिए इथेन। कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत आसान से सवाल पूछ लेता है ना हम, जैसे नंबर ऑफ क्या बोला, नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड,
बिटवीन टू कार्बन एटम, ये स्पेसिफिकली बोल दिया। तो मतलब इथेन में क्या है, एक ही सिंगल बॉन्ड है, सी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। इथेन में 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 3। इथीन मतलब इथिलीन, इथिलीन के केस में हो जाएगा एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड मतलब एक गया, ऐसा हो गया आपका इथिलीन। इथाइन यानी फिर इथाइन मतलब एसिटिलीन, भाई IUPAC नेम दे दिया, घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया इथाइन, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ये हो गया आपका इथाइन। क्लियर। बस देखो फिर, और क्या है देखना, बाकी और टाइम वेस्ट करना नहीं है। इथेन में हो गया आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड मतलब ये 3, शायद 2 ऑप्शन मिल गया आपको, ये दोनों उड़ाओ। B4 में मत जाओ, इथेन बी, अच्छा इथाइन पकड़ो, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड 1, मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। मतलब एक कार्बन का केस में क्या पूछ रहे हैं लोग, कार्बन मॉलिक्यूल C2 में बोल क्या रहा है, C2 में आपका बोल रहा है कि 2 पाई बॉन्ड, ओके, बस 2 पाई बॉन्ड और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए ये देख लेता हूँ, ये हो गया फिर 74 भाई। ये एक्चुअली 2024 का क्वेश्चन जो है ना, मुझे रिलेटिवली आसान लग रहा है, आई डोंट नो वाई। अभी आप लोग बताओ यार, आप लोग ज़्यादा पढ़ चुके हो, तो एग्ज़ाम हॉल का भी इफेक्ट रहता है, थोड़ा नहीं, काफ़ी रहता है, तो एनालिसिस करना। लेकिन मुझे थोड़ा सा 2023 से रिलेटिवली थोड़ा सा आसान ज़्यादा ही लग रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन knows the value of activation energy, orientation of a reactant molecule during collision, rate constant at two different temperature, rate constant at standard temperature, probability of collision. Activation energy can be of a chemical reaction can be calculated. ठीक है ना। देखिए ये बहुत सा, ये आसान सा ही बोलूँगा इसको भी मैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपने कैलकुलेट किया है ना RN इक्वेशन के हिसाब से, जैसे K इक्वल टू A इंटू E⁻⁻⁸ अब मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन इक्वेशन है, ओके। आप इसमें देखिए, यहाँ पे बोलते हैं रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 नंबर ऑप्शन देखिए, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर आपको अगर पता है, मान लीजिए ये K1 है, ये T1 पे, और ये हो गया आपका ये K2 है, और ये हो गया आपका T2 पे। यहाँ पे भाई वेरिएशन इतना ही है, ये K एंड ये वेरी करता है, ये एक कांस्टेंट हो गया और ये अलग अलग कांस्टेंट है, ये एक मतलब नॉन वेरिएबल चीज़ें हैं जो है, ठीक है ना। 2 अलग अलग में 2 बता दिया, तो फिर आप आसान से ये करो कंपेयर, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो K1/K2 E माइनस E/RT1 E-E/RT2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये R भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर ये ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन, 75। अब देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। ये देखिए, इसमें भी ये भी आसान है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT2 पर डेल्टा न्यू। अब ये डेल्टा न्यू यानी क्या, डेल्टा न्यू कुछ नहीं है, मान लीजिए A प्लस बी से C प्लस D बनता है, ठीक है ना। तो डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कितना, एक A है, एक D है, एक C एक D बन रहा है, और एक A और एक B के साथ रिएक्ट करके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 - 1 + 1 यानी कि 0, डेल्टा न्यू इक्वल 0, ठीक
ठीक है। तो सम टेन टू द पावर 0 मतलब 1 मतलब के पी इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन के पी इज इक्वल टू के सी। अब देखिए इन हुई जो द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम के पी एंड के सी आर नॉट इक्वल। अब इक्वल नहीं है उसका मतलब क्या है, ए जो है डेल्टा न्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल से बात है। यहाँ पे हमने क्या लिखा पहले, के पी इज इक्वल टू के सी डेल्टा के सी इंटू आर टी टू डेल्टा न्यू। अब डेल्टा न्यू इक्वल टू अगर 0 हो गया मतलब के पी इज इक्वल टू के सी हो जाता है। अब देखो इसमें है दोनों सेम, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी आर सी एल के साथ 1 मोल ए 1 मोल है, ठीक है ना, तो फिर ये भी इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 - 1 इक्वल टू 1 मतलब के पी इज नॉट इक्वल टू के सी, या फिर यानी क्या इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके चलिए 77 को देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा है ये देखिए एक नंबर 1 लिस्ट 1 नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ फैराडे मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है एक, ठीक है ना। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कैसा हुआ, देखो ये यहाँ पे क्या बोला है कि H2O2 को H2O से क्या बन रहा है O2। ओके ये क्या होता है H2O2 अगर H2O स्प्लिट करके H2 प्लस हाफ O2, तो 1 मोल हमको फैराडे लॉ में पता है ऐसा कि 1 मोल यहाँ पे बस, ठीक है। चलिए ये छोड़िए, यहाँ पे देखिए ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था -2 और बन कर रहा है 0, ठीक है। तो -2 से 0 बन रहा है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 बोला है, तो -2 से 0 बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है एक, ठीक है ना। ये इसका ऑक्सीडेशन चेंजेस ऐसा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोटा है मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगेगा। अब MnO4- से ये क्या बन रहा है Mn2+, मतलब यहाँ पे मैंगनीज हो गया आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे जरा +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर, मतलब 5 फैराडे इलेक्ट्रॉन लगेगा इसमें 1 मोल के लिए 5 फैराडे। तो ये हो गया आपका 5F का मैटर, ये हो गया आपका 2F का मैटर, ठीक है। तो देख लीजिए ये इक्वल्स टू 2 फैराडे कहाँ पे है भाई, है ये देखिए ये 2 फैराडे, और ये होगा बी होगा आपका 5 फैराडे मतलब बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 2, बी इक्वल 4, यस यही है ऑप्शन नंबर सी। और इसमें भी देख लेता हूँ एक बार, इसमें देखिए 1.5 देखिए 1.5 मतलब कैल्शियम, ये कैल्शियम से बन रहा है आपका कैल्शियम Cl2 मतलब कैल्शियम 2+, 0 से 2+। अब 1 मोल के लिए 2 फैराडे, तो 1.5 मोल के लिए मतलब 3 फैराडे चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सी हो गया आपका 3 फैराडे, सी हो गया 1, और डी के देखिए FeO फेरस ऑक्साइड से बन रहा है क्या Fe2O3 मतलब आयरन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहाँ पे हो गया 3 मतलब यहाँ पे लगेगा 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब डी इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर द रिएक्शन 2A से B + C कैसे दे दिया एट ए गिवन टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सर दे दिया। देखिए रिएक्शन हो गया आपका 2A से B + C। अब Kc इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C बाई कॉन्सन्ट्रेशन A⁴ ओके। अब ये देखिए मान लीजिए पर्टिकुलर एक टाइम पे इसका कॉन्सन्ट्रेशन ये है, मतलब हो गया आपका 2 × 3, सीधा स्कोर कर देता हूँ, और ये भी हो गया आपका 10 to -3, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक कट के मतलब Kc = 1 हो गया। लेकिन रिएक्शन का Kc कितना है 4 × 10 - 3, ठीक है, मतलब 4 × 10⁻³ मतलब हो गया 4/1000 मतलब 1 से बहुत नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है, अगर 1 हो रहा है यहाँ पे उसका मतलब 1 क्या जाएगा इक्विलिब्रियम के और जाएगा। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या Kc जो वैल्यू है ये होगा आपको इक्विलिब्रियम पे वैल्यू, ये कितना पे है इक्विलिब्रियम Kc = 0.0001, ओके। लेकिन यहाँ पे हो रहा है 1 मतलब इसको ये वैल्यू को क्या करना है डिक्रीज़ करना है। अगर डिक्रीज़ करना है
तो दो चीज़ में कर सकते हैं। एक होगा ये नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब ये, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका वैल्यू कमेगा, तभी होगा ये अचीव। अब इसका वैल्यू बढ़ेगा और इसका कमेगा, उसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये बैकवर्ड पे जाएगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड पे जाएगा तभी ये केसी में पहुंचेगा। तो रिएक्शन हैज़ ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टू रीच द इक्विलिब्रियम। होगा क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इतना ही फिलहाल समझ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेता हूँ कहाँ हो गया। ओके, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ओ भाई ये बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया। यहाँ केवल इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोथ प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हो जाएगा, तभी होगा इंट्रा। अब देखिए सिर्फ यही नहीं, और एक चीज़ है इसमें, यह है दोनों का प्रॉक्सिमिटी। अगर दोनों आसपास नहीं है तो फिर भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता। क्लियर? जैसे ये हो गया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक इसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? और HF में जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या इसको बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर। और इसके अगर ये मेटा पे अगर हाइड्रोजन है, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। भाई ये जो है ना, ये इतना डिस्टेंस पे है कि ये इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इशू है। तो ये की ऑप्शन है, ये होगा आपका ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है ना। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? पैरा का भी सेम केस है, पैरा के भी होगा आपको ऐसे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये इंट्रामोलिकुलर होगा नहीं, ये तो दूसरा एक मोलिक्यूल के साथ करेगा, मतलब इंटरमोलिकुलर होगा। क्लियर? ये है बस बात। द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। अब कौन सा SN1 रिएक्शन होगा? अब SN1 रिएक्शन तभी होगा जो कंपाउंड आपको मतलब विथ फास्ट रेट है। SN1 रिएक्शन तब होगा जो मतलब कार्बोकेटाइन, ये भी मैंने ले लिया था एक रिएक्शन एक क्लासेस से। ओके, यहाँ पे SN1 रिएक्शन का कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जो जितना में अच्छा होगा वो SN1 रिएक्शन को ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। मेरे एक वीडियो है शायद SN1 SN2 पे, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो और क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये होगा आपका सबस्ट्रेट ना CH3Br, जैसे ये Br पहले SN1 में क्या होता है, पहले Br छोड़ देता है, जैसे Br छोड़ेगा तो ये आपको जनरेट होगा, क्या होगा आपका कार्बोकेटाइन। ये ऐसे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगा। अब रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगा तभी ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये देगा आपका SN1 रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। अब 81 देख लेता हूँ। लिस्ट एंड टू रिएजेंट एंड कंडीशन। ओके, तो ये तो हमको पता है कि जैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ओजोनोलिसिस करना है। देखिए कहीं पे है कि नहीं, ये देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये 4 देख लीजिए। ओके, तो 1 और 3 में कन्फ्यूजन आ सकता है। अब दोनों में डिफरेंस देखता हूँ, तो आपको C को करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, ये CrO3 में हो जाएगा, एक ऑक्सीडेशन करना है आपको बस। हो गया, CrO3 दे दो, मतलब C=2 C2, ये हो गया। डी को कुछ नहीं, डी को केवल को देना है, और D3, हाँ, तो मतलब ये इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये मिल गया हमको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 81। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 82। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए यहाँ पे जिसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा वो होगा आपका सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट।
आपको बस ढूंढना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सेम है। तो इसके लिए क्रोमियम हो गया आपका 24, मतलब एक क्रोमियम 24 मतलब 2+ मतलब हो गया आपका ये D4, ठीक है ना। अब D4 है, मान लीजिए मैं कोई भी पकड़ लेता हूँ कि ये ऑक्टाहेड्रल में है, ऑक्टाहेड्रल है D4 एंड लो स्पिन ही पकड़ लेता हूँ अगर, तो कोई भी एक पकड़ लीजिए आइदर लो या हाई, ठीक है। तो D4 हो जाएगा मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम हो जाएगा आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हो जाएगा आपका कोई भी दोनों मैंगनीज 5 तो नहीं होगा, मैंगनीज 5 मैंगनीज 2+ मतलब D5 सिस्टम, और D5 सिस्टम में आप मान लीजिए अगर लो स्पिन में पकड़ेंगे तो फिर एक रहेगा, ठीक है। चलिए D5 में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, देख लेता हूँ इसमें। ये हो गए 1 2 3 4 5 मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 सिस्टम में। आप D4 D5 हो गया, ये आयरन हो गया आपका D6 सिस्टम, D6 सिस्टम में लो स्पिन में कुछ नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, मैंगनीज 2 ये हो गया आपका तीनों 2+ में। आप हमको स्कैंडियम कितना हो गया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। कुछ 21 है, स्कैंडियम का 21 मतलब हो जाएगा आपका, ये D से तो निकल जाएगा भाई, D2 में स्कैंडियम 2+ में हो जाएगा आपका D1। अब स्कैंडियम 3+ में तो D0 हो जाएगा, छोड़ दो इसको स्कैंडियम को। आप टाइटेनियम पकड़ो, फिर टाइटेनियम मतलब 23 23 20/20 टाइटेनियम मतलब या टाइटेनियम इज 22 मतलब D1, ओके। टाइटेनियम 2+ मतलब D2 और टाइटेनियम 3+ मतलब, एक बार भेज लेता हूँ, टाइटेनियम 3+ इज इक्वल टू D1 सिस्टम। D1 मतलब हो जाएगा आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक अनपेयर्ड किस चीज़ का हुआ, एक हुआ आपका D5 सिस्टम, मतलब हो जाएगा कौन सा वाला हमारा, मैंगनीज 2+ था। तो मैंगनीज 2 एंड टाइटेनियम 3 इन दोनों का था हमारा A एंड C, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। मैंगनीज 2 D5 डिस्पोनल मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, टाइटेनियम D1 हो गया एंड मैंगनीज A एंड C इस नहीं है। क्रोमियम D4, ओके। चलिए अगर हाई स्पिन में देखेंगे, लो स्पिन छोड़ देता हूँ, हाई स्पिन में देख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। हाई स्पिन में देखता हूँ क्या का सीन है। 24 क्रोमियम मतलब हो गया आपका 24 D4 सिस्टम, ठीक है ना। ये हो गया आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन 2 6 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हो गए 4, ये भी हो गए 4, मतलब पहले हो गया हमारा क्रोमियम 2+, यह होगा Fe2+, यानी क्रोमियम 2+ एंड Fe2+ मतलब BnD। तो यहाँ पे है भाई BnD, ठीक है। बाकी भी देख लेता हूँ कि इसमें क्या कुछ बन रहा है कि नहीं हाई स्पिन में। स्कैंडियम का तो छोड़ दीजिए, ये तो सिस्टम से बाहर जा रहा है। टाइटेनियम तो 1 हो गया, ये तो 5 हो, हाँ ठीक है। चलो लो स्पिन में गलत पकड़ लिया था, हाई स्पिन, लेकिन यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है ना, ठीक है ना। ये लिगेंड का मतलब क्या बोलते हैं उसको,
लिगेंड पे भी डिपेंड करता है कंपाउंड कोई मतलब हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, लेकिन यहाँ पे सारे हाई स्पिन पकड़ के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है आपका BND। तो BND यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब 83 पे देख लो एक बार, ए कंपाउंड हुईच ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज़ 2 टर्शियरी कार्बन। और जा इसने 2 टर्शियरी कार्बन। C6H4, a compound with a molecular formula this has 2 tertiary carbon। इस IPC ने देखिए, इसका एक ऑप्शन और है, इसको पूरा ड्रॉ करिए फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 3 3 6 2 8, ओके, टर्शियरी। ठीक है ना, 2,3 डायमीथाइल ब्यूटेन। ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 2 पे एक मिथाइल, 3 पे एक मिथाइल, 2,3 डायमीथाइल ब्यूटेन। या फिर इसका एक ऑप्शन और है, हर एक ड्रॉ करो फिर पता चल जाएगा आपको कि कौन सा ये मैच कर रहा है कि नहीं, टर्शियरी कार्बन है भी कि नहीं। ओनली ये 2,3 डायमीथाइल ब्यूटेन पे 2 टर्शियरी कार्बन है, बाकी 2 डायमीथाइल इसमें तो क्वाटरनरी कार्बन है, इसमें कोई टर्शियरी है नहीं, इसमें भी नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन में एक है, लेकिन फिर भी ये शायद मैच नहीं कर रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज 1। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इक्वल टू 1 फॉर हीलियम आयन is minus x joule. Then what is an electron equal to 2 state for beryllium 3 plus ion? ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 84 वाला बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि ये जो हाइड्रोजन सिस्टम है ना, बोर इलेक्ट्रॉन मॉडल वाला, ये क्या है, माइनस इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर AM Z² e⁴ बाई N² H², ये है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सारे चीज़ देख लीजिएगा एक बार, डिफरेंस क्या है, ये पाई M सारे निकल दो, फिर समथिंग एक हो जाएगा आपका एक कांस्टेंट इंटू Z² मॉलिक्यूल में। तो इसमें कंपेयर करो, यहाँ पे Z² बाई N² रखो, Z² बाई N²। यहाँ पे क्या बोला था, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इक्वल टू 1 फॉर हीलियम इज। तो हीलियम के मतलब में Z इज हॉट, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। तो हीलियम के लिए ये हो जाएगा आपको 2, ठीक है। तो ये अगर 2 हो गया, मतलब 2² 4 और N इक्वल टू 1, तो E हीलियम इज इक्वल्स टू 4K क्लियर। इसका वैल्यू क्या बोला, -4K, -6 जूल, ठीक है। अब केवल बेरिलियम के लिए, बेरिलियम ए प्लस और बेरिलियम 3+ ना मॉडल के लिए सेम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मॉडल है, इसलिए ये बोर इलेक्ट्रॉन मॉडल को फॉलो करेगा, दैट इज व्हाई दे जस्ट गिवन He+ एंड Be3+। अब फॉर Be3+ का क्या होगा, इसका होगा कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 4, मतलब ये होगा आपका 4² बाई, अब N सेकेंड स्टेट में बोला है ना, तो N की जगह 2 देंगे, इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना 16K बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 4 काट के ना, तो माइनस ये भी 4K, तो मतलब ये भी x जूल इक्वल टू -6 जूल,
तो ये भी एक जूल था, ये भी एक जूल होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दोनों सेम है। ठीक है, ये अगर क्या बोले फास्ट इसमें होता, अगर इसका n इक्वल टू 1 होता देन ये क्या होता, ये 4 गुना होता उसका, लेकिन इसका n इक्वल टू 2 में बोल दिया, तो 2 में बोलता है फिर तो ये देख लीजिए, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, ये -x ही आ रहा है। तो ऑप्शन विल बी क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए भाई ये ख़त्म नहीं हो रहा है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलोइंग इज ऑर्डर। ओके, ये क्या है ना, एक तो हमको पता है कि बस कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, एक तो हमको पता है कि ये तो सही है, डाउन द ग्रुप मोलिकुलर बढ़ेगा, मोलिकुलर जैसे बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये केस थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ये लिक्विड है, बाकी सेम चीज़ें फॉलो करेगा। अदरवाइज होना ऐसा चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये H2O बस CO2 की तरह चला जाता है और कुछ नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर मास H2O एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मोलिकुलर ग्रुप मेंबर बाय हाइड्रोजन, तो सेम दे दिया, दोनों करेक्ट है, वो द स्टेटमेंट अगर सी इज द राइट ऑप्शन। मुझे लग रहा है यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि एनर्जी पूरा ड्रेन हो गया मेरा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ सिलेक्शन एंड चलो कर ही लेता हूँ जल्दी जल्दी, ज़्यादा बचा नहीं है, विदाउट एक्सप्लेनेशन करेंगे तो शायद फास्ट हो भी जाएगा। ओके, मास इन द ग्राम ऑफ द कॉपर डिपॉजिट बाय द पासिंग दिस एम्पेयर करंट थ्रू द वोल्टमीटर कंटेनिंग ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड्स ईच मोलिकुलर मास। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिस्टम वही फैराडेज लॉ है। अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, ठीक है, अगर 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, अब इतना सेकेंड से, अब इतना एम्पेयर मतलब इतना कूलम पर सेकेंड, एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ओके, इतना सॉरी एम्पेयर, इतना एम्पेयर करंट कूलम पर सेकेंड नहीं, इतना एम्पेयर करंट भेज रहे हो इतना सेकेंड से, तो एम्पेयर मल्टीपल बाय सेकेंड हो जाएगा आपका कूलम। तो कितना कूलम हो जाएगा आपका 9.6487 को 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 964.87, इतना कूलम करंट हमने भेजा है। अब 96,500 कूलम करंट अगर भेजता तो फिर एक मोल, अच्छा इधर दे दिया 96,487, तो फिर 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होता। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63 ग्राम, लेकिन आपने कितना कूलम भेजो 964.87 कूलम, यानी इतना मतलब हो जाएगा आपका 0.63 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, मोलर मास ऑफ इतना ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल मतलब इतना ग्राम, 0.63 तो होना चाहिए था भाई। ये मास ऑफ द ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय पासिंग इतना 9.64 इन अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन पर सेकेंड, 100 सेकेंड्स 9.64 इतना कूलम भाई। जीरो पॉइंट सिक्स थ्री, ये तो इतना 100 मोल, एक 63 इतना होना चाहिए यार, कहाँ गया ये करंट, ओ हो एक्सटेंड सॉरी डिवाइडेड बाई 2, हाँ इतना ग्राम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.3
3 315 समथिंग लाइक दैट, मतलब 4। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। एक कॉपर 2 से ना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर डिपोजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब अब 96487 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू नहीं 1 मोल। तो इसका मतलब 1 मोल डिपोजिट के लिए आपका 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ कॉपर डिपोजिट होने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया आपका 96487 कूलम, तो 2 मोल का चार्ज है आपका 96487, ये तो इतना कूलम, ठीक है। तो मतलब लेकिन आप कितना कूलम दे रहे हो, आप दे रहे हो 9.6487 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 96487 यहाँ पे एक पॉइंट, ओके। इतना कूलम आप दे रहे हो। अब इतना कूलम में आपको मिलेगा 1/100 × 2, इतना मोल ऑफ कॉपर, ओके। अब इतना मोल ऑफ कॉपर मतलब कॉपर का एटॉमिक नंबर मोलिकुलर हो गया आपका 63 ग्राम, तो 63/102 इतना मोल, इतना ग्राम, इतना ग्राम। मैं देख लो कितना होगा फिर 2 ओके, दिस बाय 100 इक्वल टू 0.00315, मतलब ऑप्शन ऑफ, ओके। अब देख लो तो 84, ओके। चलिए इसको 87 को एक बार देख लेता हूँ। 87 कुछ नहीं है, इसमें कंपाउंड ए कंटेंट 32%, देखिए कंपाउंड ए बी एंड सी, ये कितना है 32%, बी 20% और सी हो गया आपका ये हो गया आपका कितना 32%, बी हो गया आपका 20%, ये हो गया आपका तो मतलब 48%। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, मोलिकुलर से डिवाइड करना है, तो ये करिए 64 से डिवाइड, इसको करिए 40 से डिवाइड और इसको करिए 32 से डिवाइड, ठीक है ना। तो इसको करोगे तो 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा और ये कट के ऊपर बनेगा 1.5, मैंने देख लिया कैलकुलेशन करके। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 1.5, बस। इसको अगर होल नंबर बनाओगे तो कैसे करोगे, तो बस मल्टीप्लाइड दिस बाई 2 मल्टीप्लाइड दिस बाई 2 मल्टीप्लाइड दिस बाई 2, सेम ऑपरेशन करना है। तो मतलब 1 1 एंड 3, तो ये बनेगा आपका ए बी एंड C3, ये बनेगा आपका क्या एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए व्हाट इज ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट चॉइस, ओके। देखिए 88 को एक बार देख लेता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन जो है ये दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल दिया, इफ़ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज टेकन इन द क्लोज वेसल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे क्या दिया है ना, 2 NO इक्विलिब्रियम N2 + O2। यहाँ पे देखिए तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, यहाँ से क्या करना है हमको बताना है, यहाँ पे K निकलना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO²। यहाँ पे तीनों कॉन्सेंट्रेशन बिठाई, यहाँ पे आपको ये K निकल जाएगा, ओके। मैं आज कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे K आ जाएगा। अब ये K लेने के बाद अब ये जो पेरेंट इक्वेशन है 2 NO, इनमें से N2 + O2, यहाँ पे आपको दिया क्या है 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1, मतलब अगर ये कॉन्सेंट्रेशन अगर C होता ना तो इनिशियली ये 0 होता, उसके बाद C - C इंटू, जैसे रेट का इक्वेशन निकलता है हम कैसे
सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो ये हो गया सी अल्फ़ा, ये हो गया आपका सी अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर। तो इस केस में मतलब इस इक्वेशन से क्या बनेगा, के इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये सी से काटिए इसको, मतलब सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये बनता है ना के इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन पता है, के पता है, तो अल्फ़ा आपको निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, कि आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इधर से पे क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे से आपको अल्फ़ा निकल जाएगा। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं अभी करने रहा हूँ, क्लियर। The work done during the reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas is at 25 degrees centigrade from the pressure this to this is isothermal. देखिए ये क्या होता है ना, P इंटू वर्क डन डी डब्ल्यू पी डी पी, ओके। तो ये W हो गया आपका एन आर टी बाई वी, यहाँ पे क्या लिखा है, एन आर टी इक्वल टू एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, ये होता है आपका आइसोथर्मल का, ओके। यहाँ पे बस बिठाओ, अब हो जाएगा काम। देखो अब 25 डिग्री मतलब कितना होगा, प्लस 298, मतलब W इक्वल टू होगा 1 मोल। द वर्क डन ड्यूरिंग द विसल ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 मोल, एन इक्वल टू 1, और इक्वल टू यहाँ पे है कैलोरी, तो 2 कैलोरी पकड़ लीजिए, ओके। T इज इक्वल टू 298 डिग्री एंड एल एन पी वन से P2, मतलब 20 से 10 करो कैलकुलेट, आपको निकल जाएगा। ये शायद LN2 हो जाएगा, LN2 मतलब 0.693 आई थिंक, LN2 मतलब 0.693, तो ये हो जाएगा 298 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.693, हाँ 413 कुछ आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, तो आसान सा बात है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेता हूँ। द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर, एक्चुअली ना ये यहाँ पे देखिए ये ROH प्लस PCl3, यहाँ पे आपका बनता है ना ये RCl प्लस H3PO3, ये बनता है, ठीक है। और जब अगर PCl5 यूज करेंगे तो इसको बनेगा POCl3 बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार बेसिक केमिस्ट्री जहाँ पे वो आपके हैलोजन वाला क्लास 12 आई थिंक, NCT हैलोजन वाला जो रिएक्शन है ना, वहाँ पे देख लीजिएगा ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, साइड प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। एक्चुअली हम साइड प्रोडक्ट में उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर एक बार पूछ लिया तो फिर उससे देना पड़ेगा था, ओके। तो ये 90 वाला हो गया। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट 1, दिस इज ए होमोलेप्टिक complex whereas this is a heteroleptic complex, ओके। इलेप्टिसिटी मतलब लिगेंड है, होमोलेप्टिक मतलब एक ही टाइप का लिगेंड है। यहाँ पे देखिए 6 के 6 आपका NH3 है, यहाँ पे हेटेरोलेप्टिक मतलब एक NH3 हो जाएगा लिगेंड, एक लिगेंड हो जाएगा आपका Cl2। हेटेरो कॉम्प्लेक्स दिस हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड बट दिस हैज ओनली मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, बोथ आर ट्रू, हाँ बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। 91 हो गया। अब देख लीजिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, दिस विथ NaCN। देखिए सिंपल सा बात, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, CN माने से अटैक करेगा, ये निकल गया, तो हो गया आपका CN। यहाँ पे हो जाएगा मतलब जो यहाँ पे बनेगा आपका साइनाइड, मतलब ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CN, ओके। इसके बाद OH माइनस हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर आपको बन जाएगा CH3 CH2 C डबल माइनस, ठीक है ना। आप फिर से अच्छा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, भाई ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस ये अजीब सी चीज़ है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये पहले आपका CH3 CH2 मैकेनिज्म स्टेप में पहले एमाइड बनता है, फिर से हाइड्रोलिसिस होकर एसिड बनता है, तो पार्शियल मतलब यहीं पे रुक जाना है।
उसके बाद क्या कर दिया, NaOH Br2, मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन, मतलब CO निकल जाएगा, फिर CO निकल गया मतलब ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब बना आपका एमीन। ठीक है, देखिए प्रोपाइल एमीन बोलते हैं इसको, मतलब ऑप्शन सी 3 नंबर से ये हो गया आपका प्रोपाइल एमीन। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लो। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+ आयन। यहाँ पे मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको जो यूज करता है एक कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता है। कहाँ है ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फंडा है, ये गलत है ये एक्चुअली, ये ऑप्शन NF3 का ज़्यादा नहीं है, इसका मोमेंट इधर काम करेगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इधर मोमेंटम है रहता है इसका, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल मोमेंट ये रहता है और दोनों क्या होता है एक दूसरे से कैंसिल करता है। लेकिन हायर आज इन केस ऑफ एमोनिया का क्या रहता है ना, ये देखिए इसका लोन पेयर का मोमेंट इधर रहता है, ये बॉन्ड भी इधर रहता है और फाइनल जो मोमेंट है इसका मतलब एनहांस करता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, ये गलत है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3 2-, ये सही है, ये सही लग रहा है मुझे। CO3 2-, ये देखिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए इम्प्लिसिट दिया, ये इधर जाएगा, O-, ठीक है। अब ये इधर मरेगा तो दिस विल कम हियर, क्लियर। अब फिर से ये मरेगा तो इधर आएगा, मतलब 3 ही है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तीनों के 3। अच्छा, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन, BF3 हैज़ ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। भाई ये 3 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, BF3 हैज़ ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये गलत है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है BF3 का। पहले गलत जो कंफर्म गलत है वो देख लेता हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। ये देखो, अब ये क्या है ना, इसका होगा अब इधर, ये होगा इधर, तो फाइनली μ=0 हो जा रहा है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब द रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओजोन का देख लेते हैं एक बार कितना होता है। ये हो गया आपका ओजोन, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। अब ये इधर, फिर ये इधर जाता है, तो ये देखिए ये प्लस, ये भी गलत ही है, ठीक है, मतलब 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन, ये भी गलत है, तो मतलब बचा कौन, 2, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन CO3 2-। अब 3 कैनोनिकल फॉर्म है, इसीलिए क्या होता है ना, ये तीनों को सिर्फ ऐसा दिखाता है, समटाइम इट्स राइट एज दिस, क्लियर। अब तीनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 94। अब 95, गिवन बिलो और सर्टेन कैटन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। गिवन बिलो आर सर्टेन कैटन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर। ये थोड़ा सा टफ है, ये कौन सा ग्रुप में आता है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। ग्रुप कैसे कैलकुलेट करता है, इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 0, तो भाई ग्रुप सर्टेन कैटन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन, भाई 95 में स्किप कर रहा हूँ, ये बाद में देख के बताएंगे, अभी फ़िलहाल है भी नहीं टाइम मेरे पास उतना सोचने के लिए, और मुझे नहीं यार बाद में देखेंगे उसको। 96 देख लेता हूँ।
फ्रॉम दिस KMnO4H प्लस मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए एक KMnO4 में ना, KMnO4 में डायवल हो जाता है, सिंपल सी बात। KMnO4H प्लस मतलब सिस डायवल, अब देख लो सिस डायवल इधर ये बन गया। ठीक है, तो 96 विल बी द राइट आंसर। अब KMnO4H प्लस एंड एक हो गया, और एक और दूसरा एक है आपका सिस डायवल होगा वही ऑस्मियम रेड्रॉक्साइड। ठीक है ना, इन दोनों में बनता है सिस डायवल। ठीक है, 96 हो गया। 97 पे देख लेता हूँ, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयन व्हिच आर डायमैग्नेटिक इज। ठीक है, ये भी तुम्हारा फैक्चुअल है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये भी आपका मतलब इसमें है, एनसीईआरटी देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में है, ये सीरियम 4 प्लस हो गया और ये इटरबियम होगा, ये दोनों हो गए आपका शायद डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है यही है। बाकी मेजर प्रोडक्ट A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर। P/3 में क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। उसके बाद एल्कोलिक KOH, मतलब ये अगर मान लीजिए एलिमिनेशन हुआ तो कैसे होगा एलिमिनेशन, इसी द फैक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया ही नहीं, चले बहुत मामला आसान कर दिया। मुझे लगा था 2 ऑप्शन दे देगा ऐसा कि जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए CH3 ना, ये PBr3 देंगे तो ये बनेगा आपका ये बोमाइट, इसमें डाउट नहीं है, ये बना आपका बोमाइट। ठीक है ना। इसके बाद देखिए एल्कोहलिक KOH अगर देंगे ना तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये क्या करेगा, इधर से एक हाइड्रोजन लेने का चांसेस है, इधर से हाइड्रोजन लेने का चांसेस है। अगर इधर से हाइड्रोजन लिया तो इधर डबल बॉन्ड ये निकल जाएगा, या फिर इधर से हाइड्रोजन लिया तो इधर डबल बॉन्ड और ये निकल जाएगा। तो दोनों केस अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, तो एक केस हो गया आपका इधर, और एक केस हो गया आपका इधर, हो गया आपका CH3 और बनेगा इधर। ठीक है, अब देखिए दोनों में से ये B वाला ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है, बाकी एक भी ऑप्शन आपको मैच नहीं करे। ये तो नहीं हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, और बाकी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये हो गया आपका तो मेरे प्रोडक्ट। क्लियर। अगर यहाँ पे एक दिया रहता ना, ये वाला ऑप्शन अगर दिया रहता है, उसके बाद में जो मुझे और भी सारा फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये दिया नहीं तो हम जाएंगे नहीं उसके अंदर। चलिए फाइनली 100 दिखा मुझे। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। वहाँ पे सॉल्यूशन गिवन स्ट्रेट लाइन विथ दिस स्लोप। The temperature at which the osmotic pressure measure is done is pi equal to CRT। ओके, ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का मतलब इक्वेशन। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिवन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप दिस बार। पाई वर्सेस, मान लीजिए पाई वर्सेस क्या दिया, पाई वर्सेस सी, पाई वर्सेस सी मतलब ये जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका y इक्वल टू mx टाइप, तो इसका स्लोप बनेगा RNT। तो मतलब स्लोप जो है गिवन स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप, मतलब ये हो गया आपका R इंटू मतलब R/T इक्वल टू हो गया आपका 25.773। The temperature at which the osmotic pressure measure is done। ओहो, ये पूरा दे ही दिया भाई, ये तो पता नहीं कौन सा है, 0.082 लीटर बार। ठीक है, जो भी है।
आर का दे दिया। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है भाई, इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिंपल से बात, देखिए इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए के माइनस ऊपर मतलब केल्विन आ जाएगा। तो सीधी सी बात तो कुछ नहीं है, आर इन टी इक्वल टू दिस, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.083 से, तो जो बनेगा वो हो जाएगा आपका टेम्परेचर। आप देख लेता हूँ एक बार कैलकुलेटर से, कहाँ है मामला, ये हो गया आपका 25.73 डिवाइडेड बाई 0.083, 310 कुछ है, हाँ वाह वेरी गुड, ऑप्शन 4 इज आंसर। द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल 4 गुना when temperature changes from this to this, calculate the energy of activation। एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब एक ही क्वेश्चन, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द माइनस ये बाय टी। टेम्परेचर चेंजेस 10 डिग्री पे डबल तो नहीं है। ओके देखिए इस टाइप का एक एमसीक्यू मतलब पहले था कि कौन सा किस कंडीशन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है ना, वही सेम आ गया। चारों एक के हो गया कब 27 पे, तो हो गया आपका के बाई 4 मतलब, और एक हो जाएगा 4 के 4 गुना हो जाएगा क्वाड्रपल, जब आपका हो जाएगा क्या, ये बाई ये टेम्परेचर की जगह हम करेंगे इसको 27 आर मल्टीप्लाई बाई 27 और एक करेंगे आर मल्टीप्लाई बाई 57, ठीक है ना। अब करो दिस बाई दिस करो, तो मतलब 1/4 इज इक्वल टू ये कट जाएगा e टू द पावर माइनस ई बाई आर को करो ब्रैकेट में प्लस 1/57, ये जो बनेगा ये करके कुछ ना कुछ होगा क्या, तो माइनस ln4 इक्वल टू माइनस ये बाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.312। भाई मेरा मूड नहीं है और कैलकुलेशन करना, तो ये हो गया आपका मन मुद्दा इक्वेशन। इधर से आप आर का वैल्यू दिया हुआ है ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मुझे पेशेंस और है नहीं ये पूरा सॉल्व करने का, सो आई एम सॉरी फॉर क्वेश्चन नंबर 100। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड जिन लोगों का थोड़ा सा मामला इधर उधर गड़बड़ा गया, सो डोंट वरी, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम इन योर लाइफ एंड देखिए कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम पे। सिर्फ एक पोर्शन तो केमिस्ट्री मैंने देखा है, बाकी फिजिक्स एंड बायोलॉजी आई डोंट नो, एंड बाकी आप लोगों को बहुत पता है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा घबराइएगा मत, ज़िंदगी बहुत बड़ा है, बहुत लोगों को मैंने स्ट्रीम चेंज करते हुए भी देखा है। आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर दे देन स्वीप फ्रॉम अनदर प्रोफेशन, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। सो अगर आपको मतलब नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो देन आई विल से कि डोंट टेक एनी हार्श स्टेप, दिस इज माई रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।